एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, व्हाई टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन नॉट बी टेकन एज कोहेरेंट सोर्सेज। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कोहेरेंट सोर्सेज होते क्या। कोहेरेंट सोर्सेज आर दो सोर्सेज विच प्रोड्यूस वेव्स इन सेम फेज और विद अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक है, जो कोहेरेंट सोर्सेज से वेव्स प्रोड्यूस होंगी उनमें या तो जीरो फेज डिफरेंस होगा, जीरो फेज डिफरेंस, या कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा, कांस्टेंट फेज डिफरेंस या कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप। तो कोहेरेंट सोर्सेज से जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी या तो वो सेम फेज में होंगी, जीरो फेज या फिर सेम फेज बोलते हैं हम जिसको, या फिर उनमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन रहेगा थ्रू आउट, कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप मेंटेन रहेगा। ठीक है, उनको हम कोहेरेंट सोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, अब दो, सपोज करो मैं दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज ले रहा हूं, ठीक है, जिनका मटेरियल सेम है, सेम सोर्स ले लिया मैंने, सेम सोर्स फ्रॉम सेम मटेरियल। ठीक है, सेम सोर्स ले लिया हमने सेम मटेरियल के, ठीक है, उनसे सेम वेवलेंथ प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, और सपोज करो फ्रीक्वेंसी भी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो क्या हम इन सोर्सेज को, जो अलग अलग इंडिपेंडेंट सोर्स हैं जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम वेवलेंथ है, क्या उनको हम कोहेरेंट सोर्सेज की तरह ले सकते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन करने के लिए? तो ये क्वेश्चन का आंसर है नो। ठीक है, नो आंसर क्यों है इसका? क्यों हम दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज, भाई उनकी सेम मटेरियल है, सेम वेवलेंथ है, सेम फ्रीक्वेंसी, फिर उनको कोहेरेंट सोर्सेज क्यों नहीं ले सकते? आंसर इसकी डेफिनेशन में ही है। कोहेरेंट सोर्सेज के लिए जीरो फेज डिफरेंस होना चाहिए या कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो जब दो अलग अलग सोर्सेज ले रहे हैं हम, इंडिपेंडेंट सोर्सेज है, उनकी सेम वेवलेंथ सेम फ्रीक्वेंसी है, लेकिन वो सेम फेज में या कांस्टेंट फेज में वेव्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, उन दोनों सोर्सेज से जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। इस कंडीशन को सेटिस्फाई क्यों नहीं करेंगे जब उनका सब कुछ सेम है? इसके लिए हम लाइट एमिशन जो है मैकेनिज्म, उसको डिस्कस करेंगे। लाइट कैसे एमिट होती है? सपोज ये दो एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, एटम यहां से एनर्जी गेन की एटम ने, ठीक है, एक्साइट होके गया ऊपर एक्साइटेड स्टेट में। सपोज करो ये आपकी एक्साइटेड स्टेट है और ये लोअर स्टेट है। ठीक है, इस स्टेट का लाइफ टाइम 10⁻⁻7 से -10⁻�8 सेकेंड होता है। ठीक है, लाइफ टाइम इस स्टेट का 10⁻⁻7 से -8 सेकेंड होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस लाइफ टाइम के बाद, इतने टाइम के बाद जो एटम है, या हम कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके गया एटम से, वो इस स्टेट में नहीं रह पाएगा। दैट विल बी नॉट अलाउड टू स्टे इन एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहेगा तो कहां जाएगा? ऑब्वियस है, उसका स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा। ठीक है, यानी एटम जो है वो डी एक्साइट होगा हायर लेवल से लोअर लेवल में। ठीक है, जब वो डी एक्साइट होगा, ऑब्वियस है जब यहां डी एक्साइट हुआ, यहां एनर्जी ज्यादा थी, इस स्टेट में एनर्जी ज्यादा थी, इसमें एनर्जी कम है, तो ये एनर्जी डिफरेंस कहां गया? ये एनर्जी डिफरेंस यहां रिलीज हो गया। ठीक है, अब ये यहां से जो एमिशन हुआ एनर्जी का, ये किसकी फॉर्म में हुआ? ये डिपेंड करेगा जिन दो लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन हो रही है, ठीक है, उन दोनों के एनर्जी डिफरेंस पे। ठीक है, अगर इन दोनों लेवल्स का एनर्जी डिफरेंस इतना है कि जो ये एनर्जी रिलीज हुई, ये
लाइट की फॉर्म में हुई, लाइट की फॉर्म में, या हम ये कहें कि ये विजिबल रीजन में लाई करे, विजिबल रीजन में। ठीक है, यानी ये जो एनर्जी डिफरेंस है, जो यहां से वेवलेंथ निकली, वो किस रीजन में, अगर वो विजिबल रीजन में लाई करती है तो यहां हमारा लाइट का एमिशन होता है। ठीक है, अब यहां से जो एटम जाएंगे, एक बल्ब का केस लेते हैं हम। ठीक है, एक टंगस्टन बल्ब जो होता है घरों में यूज करते हैं, उसमें क्या होता है कि एक टाइम में मिलियंस या हम कहें कि बिलियंस ऑफ एटम्स एक्साइट होते हैं एट द मोमेंट, मिलियंस और इवन यू कैन से बिलियंस ऑफ एटम्स, मिलियंस और बिलियंस ऑफ एटम एक्साइट होंगे लोअर स्टेट से हायर स्टेट में। तो जब वो डी एक्साइट होंगे, डी एक्साइट, डी एक्साइट कैसे हो रहे हैं, क्योंकि यहां पे लाइफ टाइम इतना है, इस लाइफ टाइम के बाद एटम्स आर नॉट अलाउड टू स्टे इन हायर स्टेट, तो वो अपने आप बिना किसी एनर्जी की हेल्प से डी एक्साइट हो रहे हैं, बिना किसी एनर्जी की हेल्प से वो नीचे आ रहे हैं लोअर स्टेट में। तो जब वो लोअर स्टेट में आएंगे बिना किसी एनर्जी की हेल्प से, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन। ठीक है, और ये स्पॉन्टेनियस एमिशन जो होता है, ये रैंडम एमिशन होता है, रैंडम। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, इस एमिशन के ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, अपने आप हो रहा है, बिना किसी एनर्जी की हेल्प से हो रहा है, तो ये रैंडम एमिशन होगा। जब ये मिलियंस ऑफ एटम ऊपर गए थे, तो डीएक्स साइड भी मिलियंस या बिलियंस जितने गए थे उतने ही हो गए। तो जब मिलियंस और बिलियंस ऑफ एटम्स डीएक्साइट हो रहे हैं, उनके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है ऐसा कि वो सेम फेज में आए, सेम डायरेक्शन में आए, तो क्या होगा, वो सेम फेज में नहीं आएंगे, उनमें कोई कांस्टेंट फेज रिलेशन मेंटेन नहीं रह सकता। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं कि जब एक सोर्स से मिलियंस ऑफ एटम्स या बिलियंस ऑफ एटम एक्साइट हुए, और जब वो डी एक्साइट हुए, वो रेंडमली डी एक्साइट हो रहे हैं, उनमें कोई फेज या कोई डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, रेंडम डी एक्साइटेशन है। ठीक है, तो जब दो सोर्सेस की हम बात कर रहे हैं, चाहे उनका सब कुछ सेम है, तो उनमें फेज की मैचिंग कैसे हो सकती है। ठीक है, जब एक सोर्स में ही रैंडम एमिशन हो रहा है, तो दूसरे में भी रैंडम एमिशन होगा, क्या उनमें फेज की कंडीशन मैच कर सकती है, क्या उसमें कुछ कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप मेंटेन रह सकता है, नहीं। इसलिए हम दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज को कोहेरेंट सोर्सेज की तरह नहीं ले सकते। थैंक यू।